Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो आज का सेशन केंद्रीय विद्यालय के पेडागोजी सेक्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण के थोड़ा सा आगे कहेंगे क्योंकि कुछ नए सवाल और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनसे कैसे घुमा करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोगों ने पेपर देने के बाद जो मेमोरी बेस्ड चीज़ें आपको याद रही वो भेजी हैं। तो आप ही लोगों से फीडबैक आता है और आप ही लोगों तक जिनका आगे एग्जाम है उनको मदद मिलेगी, चाहे वो पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हो। 40 मार्क्स और 60 मार्क्स की वेटेज है आपकी पेडागोजी की और अच्छे क्वेश्चंस सिलेबस से क्वेश्चंस मैं ये कहूँगी जो पेपर है वो सिलेबस से आ रहा है। आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक कंप्लीट जो 5 यूनिट्स हैं उनके कुछ 100 क्वेश्चंस का मैं प्लान कर रही हूँ। अगर हो पाया तो मैं 19th को पूरा प्रयास करूंगी लेने का। कमिटमेंट अगेन नहीं है जैसी सिचुएशंस चल रही हैं। ठीक, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पेपर में आए हैं 13 और 14 फरवरी के पेपर में, है ना। उसके बाद तो अब 17 को होना है आपका एग्जाम, यानी कल होना है। तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट या कुछ नए क्वेश्चंस भी और जो पुराने टॉपिक्स हैं उनसे भी किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, ये सारी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो या इन शॉर्ट पेडागोजी भी पढ़ रहा हो, अभी से आगे की तैयारी जिनकी चल रही हो, उनके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो इसको शेयर तो जरूर ही कर देंगे। अगर किसी की भी पढ़ने की इच्छा है और उस तक रिसोर्सेज की वजह से चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। इसके अलावा आप लोग एक और चीज, कई सारे कमेंट्स और मेल आ रहे हैं कि क्या पेपर लीक हुआ है केंद्रीय विद्यालय का, क्या पेपर कैंसिल होगा, तो उस पर चर्चा हम कल करेंगे। परसों फिर आपका हो सकेगा मतलब 19th को आपका एक डिटेल्ड सेशन मैराथन टाइप एक रख देंगे। चलिए आते हैं। स्टीफन हॉकिंग को कौन सी बीमारी थी? एक तो ये क्वेश्चन आया आपका 14th वाला जो एग्जाम था, 13th को जो एग्जाम था उसमें मोटर न्यूरॉन डिजीज थी इनको, जिसमें होता क्या है बेसिकली जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, आपकी चलने फिरने की एबिलिटी, ब्रेन अफेक्ट होता है। तो एमीट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस इसका टेक्निकल नाम है, ALS, और जिसकी वजह से पैरालिसिस तक भी व्यक्ति को हो सकता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता किसी सेट में रिपीट हो जाए। पता क्या हो जाते हैं क्वेश्चंस रिपीट, और ये कॉमन टॉपिक्स वाले क्वेश्चंस तो स्पेशली ध्यान में रखने हैं। टाइम टेबल पे क्वेश्चंस हैं, है ना, जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक सेशन से आपको यहाँ क्वालिटी पे फोकस है। मतलब नंबर ऑफ सेशंस बेशक लिमिटेड हो रहे हों बट डायरेक्टली आपको हेल्प मिल रही है। मैं दिन भर मेल पढ़ती हूँ बैठ करके सीटेट के लिए, केंद्रीय विद्यालय के जिनके पेपर हो गए हैं। बहुत ही प्यारा फीडबैक है आप लोगों का। असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग, अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन किसी ने सही से शेयर नहीं किया मेरे ख्याल में, बट देखते हैं। असेसमेंट एज ऑफ फॉर लर्निंग किससे संबंधित हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता है। अगर ये एज इट इज दे दिया होगा तो वैसे मुझे लगता है इसके ऑप्शंस इधर उधर घुमा दिए गए हैं, जिसको भी याद रहा होगा ठीक से याद नहीं रहा होगा। अदरवाइज अगर इस तरह से आता है तो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड मानेंगे इसको हम, और CCE ने इसको दिया है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसमें ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है जिसकी वेटेज 60% होती है। एज और फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड WH किलपैट्रिक ने दिया है। इस पे मेरा जो कजन है भाई उसने ये बताया भी, उसके सेट में भी था एक क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट मेथड में क्या नहीं आता, इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो नॉट वाले और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं काफी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है वो प्रोजेक्ट मेथड नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है ग्रुप्स में सिखाया जाता है। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड के बारे में थोड़ी सी बात करें तो एक ग्रुप्स में बच्चे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या एक टास्क उनको दिया जाता है जिसको वो कंप्लीट करते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। ये दिया किसने है? तो ये WH किलपैट्रिक, जो कि जॉन डुई के ही एक तरह से शिष्य कह सकते हैं इनको हम, और WH किलपैट्रिक ने दिया है जिसमें इसको एक तरह से प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड मेथड कहेंगे। किस पे कहेंगे? प्रैग्मेटिज्म, यानी प्रैग्मेटिज्म को हिंदी में आई थिंक यथार्थवाद कहते होंगे तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है। जॉन डुई जिसकी बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की, तो ग्रुप लर्निंग इसमें होती है, बच्चे को एक्टिव रखा जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। WH किलपैट्रिक ने दिया है। विलियम हियर्ड किलपैट्रिक ने, एक HE आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया हुआ मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि जिसको हम कहते हैं, इसको परियोजना विधि कहते हैं। तो उसमें बच्चे एक्सप्लोर करते हैं अगेन, तो वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहां पे होगी और यहाँ पर भी। ठीक, RTE 2009 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन पे कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। तो ये बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। मेथड्स पे भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो एक ये बात हुई। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच द फॉर्मूला ऑफ 3 लैंग्वेज हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस, यानी किस पॉलिसी में त्रिभाषा सूत्र जिसमें 3 भाषाओं की बात होती है उसको महत्व दिया गया है। तो कोठारी आयोग ने तो इसको दिया था
1964-66 में जो डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में कमीशन आया, उसने तो ये बात पहली बार कही थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन अब बात हो रही है इंपॉर्टेंस किसमें दी गई है, तो मेरे ख्याल में जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन, अगर ये एज इट इज इसी भाषा में लैंग्वेज में क्वेश्चन आया होगा, तो NEP 2020 होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने फ्लेक्सिबली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज करने की बात कही है कि इसी को लचीलेपन से, क्योंकि ये आ तो गया था 1966 के आसपास ही जब ये पेपर सबमिट किया था कोठारी कमीशन का, लेकिन 86 में जो शिक्षा नीति थी, 1986 की पॉलिसी थी, उसमें भी इसी को इंप्लीमेंट करते रहने की बात कही हमने। फिर हम NCF में भी यही बातें कर रहे हैं, उससे पहले लर्निंग विदाउट बर्डन की जो रिपोर्ट है 1992 की, हम उसमें भी यही बातें कर रहे हैं और आज तक हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी चीज है, बस अप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, संतोष कुमार क्या कह रहे हैं, थैंक यू, मैंने आपके चैनल से पढ़कर 7 दिन में मेरा सीटेट क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बड़े संतोष, अब आगे की तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू कीजिए। ठीक, तो NEP 2020 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंस देती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, ऐसा नहीं कि नहीं देती। तो अगर इस भाषा में पूछा गया होगा तो NEP बेटर है। कोठारी मिशन ने तो उसको दिया ही है इंपॉर्टेंस, तो फिर वो इवेंचुअली वहां पे अंडरस्टूड है, तो इसमें लैंग्वेज का खेल हो जाएगा, ऑप्शन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक, चलिए चलेंगे आगे बढ़ेंगे। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में है क्या, 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी बेसिकली, जिसमें भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब ही होगा त्रिभाषा सूत्र। 3 लैंग्वेजेस आर देयर इन दी स्कूल सिस्टम, जिसमें पहली भाषा आपकी मदर टंग होगी, दूसरी भाषा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी भाषा जो है आपकी पहली MT मदर टंग, मातृभाषा, जो भी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जो भी बच्चे की है। दूसरी भाषा, अगर यहां पे हिंदी है मातृभाषा, तो दूसरी भाषा हम यहां पे इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक, और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है ना। जब ये आया था तो तमिलनाडु में फॉलो नहीं होता था, आज भी समस्याएं हैं। अगर हम बात करें, मान लीजिए हिंदी नहीं है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहां पे पंजाबी है मातृभाषा, नॉन हिंदी है, तो वो पंजाबी हो गई मदर टंग, सेकंड लैंग्वेज उस केस में हिंदी हो जाएगी, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसको फ्लेक्सिबली यूज करना है, ऐसा NEP कह रही है, और वो कह रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज को इंपोज नहीं करना है, थोपना नहीं है। ये भाषा का याद रखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये इंपॉर्टेंट है। नो लैंग्वेज शुड बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, इंपोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं। अगर मान लीजिए तमिलनाडु में कोई हिंदी नहीं पढ़ना चाह रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं कि ठीक है भाई तुम ये पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो सेकंड लैंग्वेज में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल आर टाइप्स ऑफ, तो ये ग्रोथ का पार्ट है या फिर ये डेवलपमेंट का पार्ट है। तो इनको अगर देखा जाए तो ये डेवलपमेंट का पार्ट होने हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, दिशा का सिद्धांत है, उसके तहत हम प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल को पढ़ते हैं। हालांकि इसमें शारीरिक वृद्धि की बात होती है, बट इसमें मोटर डेवलपमेंट की भी कहीं ना कहीं बात हो जाती है, एक पैटर्न होता है, और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट अपने आप में है। तो मेरी समझ के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, अगर हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को देखें उसके अनुसार आंसर जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। ग्रोथ कर देने पे गलत नहीं होगा, बट बेटर आंसर जो है वो हमारा डेवलपमेंट यहां होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जिनको समझेंगे तो आपके कई नंबर बढ़ जाएंगे पेपर में। ठीक है ना, 136 नंबर पेपर 1 में, 125 पेपर 2 में। बहुत बढ़िया वॉन्डरिंग सिद्धार्थ, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मेल्स आ रहे हैं आपके, 138 137 जितने भी मैं देख पाई हूँ। हम लोग मिलेंगे मीटअप में, और हो पाएगा तो 2-4 लोगों के साथ डिस्कशन भी करेंगे। ठीक, मतलब इंटरव्यू टाइप। देखिएगा, फाइन मोटर स्किल्स आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गतिक कौशल किस एक्टिविटी में यूज करेंगे। तो भाई एक होते हैं ग्रॉस मोटर, खड़े होने और चलने में तो ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होगा, इवन गिरने में भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज होगा, लेकिन होल्डिंग द बॉल टाइटली, ये यहाँ पे बेटर ऑप्शन हमें लग रहा है कि इसमें फाइन मोटर्स, क्योंकि आपकी हाथ की मसल्स का, उंगलियों की मसल्स का भी प्रयोग होगा। तो आंखों की और फिंगर्स की मसल्स का यूज, फाइन मोटर, सूक्ष्म गतिक कौशल, ये लिखने में फाइन मोटर का यूज होता है। ग्रॉस मोटर आप जानते हैं कि जिसमें बड़ी मसल्स, आपकी लेग्स और आर्म्स की मसल्स, तो खड़े होने में, चलने में और गिरने में भी आप देखते हैं कि हाथ और पैरों के बल व्यक्ति गिरता है जनरली, तो वो ग्रॉस मोटर हो जाएगा। कोहलबर्ग की थियरी जो है वो किससे रिलेटेड है, अब कूद कूद के कई लोग कहेंगे मॉरल डेवलपमेंट, वो बात आपकी सही है, बट पेशेंस रख के अगर हम यहाँ समझें, ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, कॉग्निटिव एंड सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, तो इसको तो हम हटा देंगे, सोशल एंड इमोशनल को भी हटा देंगे, कॉग्निटिव एंड सोशल इज मच बेटर ऑप्शन। क्यों है, एक तो मॉरल डेवलपमेंट किसका पार्ट है, हमें पता है 4 प्रकार के, या मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, जिसमें चौथा इससे ही रिलेटेड है, PCSE, ये 4 मुख्य प्रकार हम कहते हैं डेवलपमेंट के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये जो सोशल डेवलपमेंट है, इसी में मॉरल डेवलपमेंट आता है, ये भी हम देख चुके हैं। भाई समाज में ही तो कर रहे हैं ना हम बात सही और गलत की, जानवरों के लिए तो मॉरल डेवलपमेंट की, मॉरल कोड की, एथिक्स की जरूरत नहीं है उनको, वो बाय नेचर चलते हैं, बाय डिफॉल्ट।
ठीक, तो हम ये कहेंगे सोशल डेवलपमेंट से तो डायरेक्टली रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट इसी का पार्ट है। ठीक, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी संबंधित है, क्योंकि ये जो रूल्स समझ रहे हैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और एज के साथ सही और गलत बदलता है, तो ये कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे बेस्ड है, आपकी मॉरल मैच्योरिटी, ऐसा कोहलबर्ग की थियरी कहती है, क्योंकि ये पियाजे की थियरी पे बेस्ड है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आती थी, जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी थी। तो अब इतने पे भी यार ना समझो तो फिर मतलब ये तो घुट्टी पिलाने वाली बात हो गई, जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ करके समझा रही हूँ, है ना। तो कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट से ये जुड़ी हुई होनी चाहिए, यदि एज इट इज ऑप्शंस हैं, यदि ऑप्शंस मॉरल और सोशल के हैं तो वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ज्यादा क्लोज या बेटर ऑप्शन होगा हम उसके साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इफ यू वांट टू मेक अ स्कूल टाइम टेबल, यदि आप चाहते हैं कि स्कूल का टाइम टेबल बनाना, देन टू विच टीचर विल यू गिव इट? आप किस शिक्षक से स्कूल में टाइम टेबल बनवाएंगे, यानी टाइम टेबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी हुई स्कूल में? तो ये जो जिम्मेदारी है, ये कह रहे हैं आर्ट टीचर, मैथ्स टीचर, वाइस प्रिंसिपल या फिजिकल एजुकेशन टीचर। अब इसमें आप समझ जाएंगे कि यार ये तो सभी फिर बराबर नहीं हो गए, है ना। तो यहाँ पे जो स्कूल टाइम टेबलिंग की जिम्मेदारी है वो है हेड टीचर की, जो भी हेड है स्कूल का उसकी जिम्मेदारी है। अगर हम देखते हैं लीडरशिप वाले टॉपिक में थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ कैचेस हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग लेवल पे बातें, बट जनरली अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है उस पर फोकस्ड है हम। तो हेड टीचर की जिम्मेदारी हुई, और हेड टीचर की जिम्मेदारी हुई, इन चार ऑप्शंस में से हेड कौन नजर आ रहा है हमें? वाइस प्रिंसिपल। ठीक, तो आंसर जो है वो वाइस प्रिंसिपल बेटर होगा। हालांकि जो नॉर्मल केसेस में और जो लोअर प्राइमरी क्लासेस होती हैं वहां पे क्या होता है कि कोई भी टीचर को, जनरली स्कूल्स में यही होता है कि किसी भी एक टीचर को, किसी भी सब्जेक्ट टीचर को क्या करेंगे हम, एक इंचार्ज बना देंगे, तो वो टाइम टेबल इंचार्ज बन जाता है और बाद में जाकर के वो प्रिंसिपल से या वाइस प्रिंसिपल से उसको कंसिडर करने की बात कहेगा, लेकिन फाइनल जिम्मेदारी जो है वो वाइस प्रिंसिपल की है। और इसमें भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, काम की बात इतनी ही है कि यहाँ चार ऑप्शंस के अनुसार वाइस प्रिंसिपल शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पढ़िएगा एक बार। हाँ लेंदी है, ऑफ कोर्स लेंदी लगेगा ही आपको, लेकिन इतना फ्री में तो नौकरी नहीं मिलती ना यार, अब थोड़ा सा तो हमें वहां पे अपना यही तो खेल है ना फिर बाकी लोगों से, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ना केवीएस, तो अलग भी तो करना है आपको, जो कम समय में ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस कर ले, ज्यादा बेहतर तरीके से कर ले, जिसका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, जिसने प्रैक्टिस ज्यादा की होगी वो खेल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन दी स्कूल इन विच देयर चाइल्ड इज स्टडिंग बिकॉज इट इज नॉन इंक्लूसिव, यानी ये स्कूल क्या है, समावेशी नहीं है, समावेश नहीं करता, इंक्लूसिव नहीं है, बच्चे की नीड्स का ध्यान नहीं रखता। तो इस केस में पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है, बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो, वहां पे बच्चा कंफर्टेबल भी नहीं है, इंक्लूडेड ही महसूस नहीं करता, सेग्रीगेटेड महसूस करता है। कुल मिला के बात ये है। नियर बाय स्कूल्स फॉलो मोर और लेस द सेम पैटर्न, जो आसपास के स्कूल्स हैं वो भी लगभग सेम ही पैटर्न पे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंक्लूसिव नहीं है। अगर बच्चे को कोई समस्या है उस समस्या पे वो फोकस्ड ही नहीं है। मान लेते हैं बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, CWSN है, या कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है गिफ्टेड हो, लेकिन बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि बच्चा चाहे स्पेशल है या नॉर्मल है, स्कूल उसको इंक्लूडेड महसूस नहीं करा पा रहा। इस स्थिति में एज अ पेरेंट आप क्या करेंगे, एक अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है बच्चे को एक डिफरेंट स्कूल में भेजेंगे, तो भाई आसपास के तो स्कूल्स का सेम ही पैटर्न है, बात तो बराबर ही हो गई, क्या फायदा हुआ? ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फिर आता है टेल देयर चाइल्ड टू मैनेज इन द स्कूल, बच्चे को आप मैनेज करने को कह रहे हैं, बच्चे में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जबकि सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिए, सिस्टम शुड बी चेंज, ना कि बच्चा। प्रेफर होम स्कूलिंग या गिव होम ट्यूशन, होम ट्यूशन से क्या होगा, है ना। प्रेफर ज्यादा बेटर वर्ड क्या हुआ, या सिस्टम ज्यादा बेटर क्या हुआ? होम स्कूलिंग, जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है, लोग अपना रहे हैं इंडिया में भी कुछ हद तक, बट बहुत कम मात्रा है, यूएस वगैरह में ज्यादा चलन में है। तो होम स्कूलिंग क्या होता है, आप होम स्कूल कर रहे हैं बच्चे को, उसको आप खुद से घर पे रख करके पढ़ा रहे हैं, उसकी नीड्स के अनुसार, उसकी चॉइसेस के अनुसार, वहां पे हम उस अपने पेस पे सीख पाएगा वो, आप उसको गाइड भी कर रहे हैं। कई लोग कोशिश करते हैं उसमें भी अलग अलग तरह की क्लासेस दिलवा लेते हैं या एक्टिविटीज सिखाते हैं बच्चे को। तो ये यहाँ पे इस केस में होम स्कूलिंग जो है, जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है, होम स्कूलिंग वर्ड ही बना है, होम और स्कूल, मतलब घर पे ही आप स्कूल जैसी स्थिति प्रोवाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो काम स्कूल करता है आप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत सोशलाइजेशन की आएगी, क्योंकि स्कूल जाता है बच्चा तो बहुत सारी सोशल स्किल्स ज्यादा बेहतर सीख पाता है। ठीक, अब इसके कुछ फायदे हैं होम स्कूलिंग के, वो आप एक बार ये जब PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा कि एक तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन हो जाती है, बच्चे की इंडिविजुअल नीड को ध्यान रख के फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स जो है वो एम्पावर करते हैं बच्चों को, सेफ्टी होती है घर के माहौल में, एंजॉयबल होगी लर्निंग, लाइफ स्किल्स सीख पाएगा, एकोमोडेट कर पाएगा, और जो आपका क्या कहते हैं उसको, अपने पेस पे सेल्फ लर्निंग जो है उसकी बढ़ पाएगी, रिस्पॉन्सिबल फील करेगा अपनी लर्निंग के लिए एंड ऑल। ठीक, इसके कुछ नुकसान भी होंगे ऑफ कोर्स, वो आप
ऑप्शन देख के भी समझ जाएंगे कि भाई ऐसा हो सकता है कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज के साथ ये काम ना हो, सोशल स्किल्स में बच्चा लैक कर जाए, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसकी जरूरत कब पड़ती है होम स्कूलिंग की? तो होम स्कूलिंग की जरूरत, विनोद मैं कोशिश करूंगी रीड के लिए, होम स्कूलिंग की जरूरत तब पड़ती है जब आप एज अ पेरेंट या कुछ भी सिस्टम की कमी बहुत ज्यादा है और आप डिससेटिस्फाइड हैं या आप बच्चा कोप नहीं कर पा रहा, तो उस केस में कई बार ऑप्ट कर लिया जाता है इसको। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन अ 15-year-old चाइल्ड डू इजीली टुडे विच ही कुड नॉट डू टिल 5 years ago? इस क्वेश्चन में कई लोग कंफ्यूज हुए। ये बेसिकली प्याजे का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि एक 15 साल का बच्चा जो आज आसानी से कर सकता है लेकिन 5 साल पहले नहीं कर सकता था। दैट मीन्स 10 साल की उम्र में, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आने से पहले, या मैं कहूं अडोलेसेंस आने से पहले वो नहीं कर सकता था किसी काम को, आज वो इजीली कर सकता है। अब आपको एक बेसिक सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी बात हम अडोलेसेंस की 11 साल के बाद वाली या 12 साल के बाद वाली हम कर रहे हैं, तो अडोलेसेंस हो चाहे वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो, प्याजे की हाईएस्ट स्टेज, मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट जिसमें हो जाएगा, है ना, तो ये 11 से 15 प्याजे इसको कहते हैं, और 15 की ही इसमें बात हुई है। अडोलेसेंस आप जानते हैं 12 से 18, एक आध साल इधर उधर में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए एक ही एज ब्रैकेट के बच्चे हैं। तो क्या आता है यहाँ पे जो इससे पहले नहीं आता, वो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। एब्स्ट्रैक्ट थॉट सबसे बड़ी जो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी पे पूछे जाते हैं इस स्टेज में। अमूर्त चिंतन जो है वो इससे पहले नहीं आ पाता, कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है। यानी हम अगर देखें, कॉन्क्रीट क्या है, जिसको टच और फील किया जा सके। एब्स्ट्रैक्ट में आइडियाज में चीजें ज्यादा रहती हैं। तो कौन सा काम वो नहीं कर सकता था 5 साल पहले? डिस्क्राइब द मोस्ट क्राउडेड एरिया नियर योर होम। तो ये तो एक 8 साल का बच्चा भी बता देगा कि वहां जाते हैं मार्केट में मैं और मम्मी, और क्या होता है वहां पे बहुत भीड़ होती है एक आसपास के एरिया में, वो कोई भी बता देगा। ऐसा नहीं कि 15 साल की उम्र में ही बता पाएंगे आप। बी ऑप्शन है, डिस्क्राइब सच अ क्लीन और ब्यूटीफुल एनवायरमेंट ऑफ योर सिटी एज यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। तो इसमें भी ड्रीमिंग भी ऐसा नहीं है कि इमेजिनेशन नहीं कर सकता, 7-8 साल 10 साल का बच्चा भी आराम से इमेजिन कर सकता है, उससे पहले भी बल्कि। तो ये भी हट गया। इमेजिन दैट यू आर फ्लाइंग इन द एयर और डिस्क्राइब द व्यू ऑफ द एरिया फ्रॉम द अबव। इस तरह का ऑप्शन यहां बेटर है, क्योंकि इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगाना पड़ेगा। इसमें मुझे जितना याद आ रहा है, मेरे भाई ने बताया था कि पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, क्योंकि डी ऑप्शन यहां है नहीं, तो ऑप्शन जो उसने बताया था वो था कि आप एरोप्लेन से फ्लाई कर रहे हैं, एक प्लेन में है, आप फ्लाई कर रहे हैं और नीचे का व्यू आपको क्या करना है, मैप बनाना है एक तरह से उसका। तो उसके लिए विजुअल स्पेशल एबिलिटी यानी एब्स्ट्रैक्ट थॉट आपको थोड़ा सा बेहतर चाहिए। तो उस केस में अगर उस तरह का कोई ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे क्लोज्ड वन तो यही लग रहा है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट ज्यादा लगेगा। ठीक, क्योंकि इमेजिन भी करना है और एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी, ऊपर से अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट थॉट लगाना है कि क्या क्या दिख रहा होगा। तो ये ज्यादा बेहतर, कल्पना इतनी हल्के वाली नहीं है। तो सी ऑप्शन यहां बेटर हुआ। इससे बेटर अगर डी ऑप्शन होता कुछ इस तरह का जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थॉट की बात होती, तो वो हो जाएगा। इफ अ चाइल्ड इन योर क्लास, इसमें डी ऑप्शन आप लोग मुझे नहीं भेज पाए, याद नहीं रहता होगा सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस कैसे याद रहेंगे, इतना रह पा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। इफ अ चाइल्ड इन योर क्लास इज नॉट रीडिंग विद इंटरेस्ट, व्हाट डू यू डू फॉर हिम? देखो, बच्चे की कोई भी समस्या होती है, सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं आखिर समस्या है क्यों। बच्चा डांस करे, बच्चा लेट आए, बच्चा गाना गाए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, आप सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, उसके बाद रेमेडी देते हैं, है ना। तो आप डायग्नोज यानी पता लगाते हैं, जैसे एक डॉक्टर टेस्ट करा के पता लगाएगा, आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करेंगे। आपका कंप्यूटर भी अगर नहीं चलता इंटरनेट, तो उसमें ऑप्शन आता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट आप रन कर लीजिए कि क्या समस्या आ रही है, आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। तो पहले आप डायग्नोज करते हैं, प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, डायग्नोज करके फिर रेमेडी देते हैं। यानी अब आप रीटीच करेंगे या जो भी करेंगे, रेमेडी देंगे, तो रेमेडियल टीचिंग बाद में होगी। ठीक, इस पे क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है, पहले दिन भी जो पेपर हुआ था डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग पे, जो सीसीई का ही पार्ट है, इवैल्यूएशन का ही। विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से डायरेक्ट कंप्लेन कर देंगे, आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है, वहां आप कंप्लेन करने के लिए हैं। विल एक्सप्लेन टू द चाइल्ड, बस एक्सप्लेन कर देंगे। क्या एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, वो तो सबने ज्ञान दिया हुआ है उसको। सी ऑप्शन है, विल फाइंड आउट द रीजन फॉर द चाइल्ड्स डिसइंटरेस्ट एंड टॉक टू हिम। भाई पहले बच्चे की अरुचि का कारण जानेंगे कि मजा क्यों नहीं आ रहा जीवन में या सीखने में। ठीक, फिर उस कारण की प्रॉब्लम, जो वो कारण है या वो जो प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें फिर आपको पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़े या प्रिंसिपल के इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है ना, तो पहले आप कारण जानते हैं, पहले से पहले जजमेंट नहीं देते। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल टू रूल किस मेथड में आता है? तो हम क्या कह रहे हैं, पहले उदाहरण दिया। उदाहरण क्या है, नीता, बच्ची से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नीता। पूछा किस सिटी में रहते हो, उसने कहा आगरा। अच्छा, फेवरेट डिश क्या है,
उसने कहा छोले भटूरे, है ना, या आलू पराठा। ठीक, उसने कहा आलू पराठा, मैगी लिख देते हैं, इजी हो जाएगा, कई लोगों की होगी भी, यही होती है मैगी की स्पेलिंग, देख लेना। तो अब फिर बाद में यानी एग्जाम्पल्स दे दिए बहुत सारे, बाद में बताया ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये क्या है, नाउन कहलाते हैं। तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। तो एग्जाम्पल पहले दिए, रूल बाद में दिया, पहले कॉन्सेप्ट बताया, बाद में एग्जाम्पल दिए तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे एग्जाम्पल पहले दिए, बाद में रूल बताया। इंडक्टिव मेथड कहते हैं इसको, आगमन विधि कहते हैं इसको। हम इस तरह से भी देख सकते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। ये नियम का उदाहरण किस विधि का प्रयोग किया, ये हिंदी में अलग लिखा हुआ है, हिंदी वाले अगर नियम से उदाहरण लिखा है तो आंसर बन जाएगा डिडक्टिव मेथड। वैसे इसमें जो आया था पेपर में इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों पे क्वेश्चंस था, तो नियम से उदाहरण है तो आंसर हो जाएगा क्या, डिडक्टिव या निगमन विधि। लेकिन उदाहरण से नियम है तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। ये दोनों दिए किसने, एरिस्टोटल, अरस्तु ने। ठीक, बाद में कई लोगों ने इसको नाम वाम दिए। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज है वो देख लीजिएगा, जब हम बात इंडक्टिव टू डिडक्टिव की करते हैं, क्योंकि इसके आसपास की चीजें पता नहीं होंगी तो दिक्कत में फंसेंगे फिर आप पेपर में। जब हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे, हम तो उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे। इसको दूसरी भाषा में स्पेसिफिक टू जनरल कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल कह सकते हैं कि आप विशिष्ट पहले बता रहे हैं जो कि उदाहरण है, और रूल यानी नियम आप बाद में बता रहे हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल यानी सामान्य। रूल सभी के लिए सामान्य होता है, सभी के लिए एक ही जैसा होगा रूल, नाउन की डेफिनेशन सबके लिए एक जैसी होगी, इसलिए जनरल कहला रहे हैं हम उसको, या कह रहे हैं, कहला रही है जनरल। स्पेसिफिक क्या है, विशिष्ट, विशिष्ट उदाहरण होगा। अगर बच्ची ने नीता नाम बताया है तो वो विशिष्ट है। रूल की फॉर्म में जैसे आप नाउन में पढ़ते हैं तो वो लड़की है, ये अपने आप में एक रूल या एक नियम जैसा हो गया कि हाँ भाई वो लड़की, एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन एग्जाम्पल जो है वो स्पेसिफिक होगा। अगर हम सिटीज की बात कर रहे हैं तो कोई भी सिटी हो सकती है, लेकिन आगरा की बात हुई है तो स्पेसिफिक। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक टू जनरल। या इसको दूसरी भाषा में नोन टू अननोन कहते हैं। एग्जाम्पल हम वो देते हैं जो वो जानता है उससे कनेक्ट करके, अननोन जो कि रूल है, जो कि नियम है, जो वो अभी नहीं जानता है, नियम बताते हैं, संज्ञा की परिभाषा बाद में बताते हैं, पहले वो अननोन होती है, नोन एग्जाम्पल्स देते हैं उसको। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इंडक्टिव मेथड छोटी क्लासेस के लिए काफी अच्छा रहता है, या मैं कहूं इन जनरल भी कई बार इंडक्टिव की जरूरत ज्यादा पड़ती है, कई बार डिडक्टिव की। अगर डिडक्टिव की बात करेंगे इसमें तो डिडक्टिव मेथड का क्या सीन होगा, डिडक्टिव में पहले रूल बता दिया जाता है, पहले नाउन की डेफिनेशन या मैथ्स का फॉर्मूला बता दिया और बाद में एग्जाम्पल बताएंगे। ये जनरल टू स्पेसिफिक है। इस पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ये जनरल टू स्पेसिफिक है, सामान्य से विशिष्ट है, क्योंकि रूल हमेशा जनरल होगा, सभी के लिए एक जैसा होगा, एग्जाम्पल स्पेसिफिक या विशिष्ट होता है ना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक बार। तो ये दो क्वेश्चन का जुगाड़ आपका हो गया है, क्योंकि मेथड्स पे क्वेश्चन आने ही हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ चीजों को समझते चलें। संडे वार्ता, संडे वार्ता, संडे वार्ता, मैं समझती हूँ कई महीनों से संडे वार्ता नहीं हुई है, संडे इस बार आएगा, मैं संडे वार्ता करूंगी, पक्का, प्रॉमिस है। थोड़ा सा इधर उधर आपको पता ही है समस्याएं चल रही हैं, और उससे पहले सीटेट में व्यस्त रहे। डिसेबल्ड चाइल्ड एक्ट मर्ज विद, अब ये यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने कहीं भी जो सही इसका ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं दिया है, या एग्जैक्टली यही पूछा था, ये भी हमें नहीं पता है ना। तो या तो अब इस केस में, नॉर्मल केस में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की ही बात हुई होगी कि पहले वो 1995 वाला था, अब 2016 वाला है, तो 1995 वाले को मर्ज कर दिया गया 2016 वाले के साथ, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, है ना। और मुझे उससे याद आया 28 में से 30 आए, पेपर क्लियर हो गया। दीक्षा कह रही है, बहुत बढ़िया दीक्षा। मुझे इससे याद आया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 से राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज कहते हैं, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कहते हैं, और इसमें 21 डिसेबिलिटीज की बात हुई है। इस बार आपके केवीएस के एग्जाम में भी कल परसों क्वेश्चन आया था कि ब्लड से रिलेटेड कौन सी डिजीज हैं जिनकी बात, या डिसेबिलिटीज हैं जिनकी बात आपकी ब्लड रिलेटेड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में हुई है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसमें कुछ चीजें हैं, देखो, एक तो है थैलेसीमिया, ये मैंने कराया भी हुआ है, जो लोग बैच में भी हैं, जो लोग, पुराना वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। थैलेसीमिया एक हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया ये भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, और एक सिकल सेल जैसा कुछ होगा, हालांकि वो सेल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा है, बट हाँ उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्तेमाल है। ठीक, तो ये एक सिकल सेल डिजीज है, उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया प्योरली ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। वो एनीमिया इज अ डिफरेंट थिंग, एनीमिया तो खून की कमी वाली डिसेबिलिटी, वो डिसेबिलिटी नहीं है एनीमिया अपने आप में, है ना। ठीक, जिसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल किया गया है।
21 डिसेबिलिटीज हैं। पहले वाले में 14 जो 7 डिसेबिलिटीज थी 14 ऐड की गई हैं। 1995 में आया था, इससे पहले फिर 2016 में आया। ठीक, और इसी में कहा गया है कि जो एक और क्वेश्चन आया इसमें केवीएस में ही कि कितनी % डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मोर देन और इक्वल टू 40% डिसेबिलिटी, 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट या 40 से ज्यादा अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको लाभ मिल पाएंगे जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके तहत। आरटीई में कितने % का जिक्र हुआ है तो वो 3%, वो ये लाभ वाली बात नहीं है, वो अलग तरह का इंक्लूजन है। ठीक है ना, कि कितने % को इंक्लूड करना है उस तरह से, तो ये 40% है, इसमें कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है व्हाट वाज कोहलबर्ग्स क्लास मॉरल डेवलपमेंट, तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका आंसर जो होगा वो सोशल एंड कॉग्निटिव हो जाएगा, बी ऑप्शन, अगर एज इट इज ये आया था तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच एक्ट हैज इट बीन सेड अबाउट मल्टीलिंगुअल लर्निंग, यानी बहुभाषिता, एक से ज्यादा या मल्टीपल लैंग्वेजेस भाषा सिखाई जानी चाहिए, किस पॉलिसी में कहा गया है? तो देखो ये एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है, यहाँ पे भी कहा गया है, इसका सच कोई जिक्र नहीं हुआ है, बट मुझे किसी ने बताया था, मतलब मैं, क्योंकि बहुत सारे आपके फीडबैक आते हैं तो जो दिमाग में रह जाता है, 21 से पहले मैराथन करा दो और कट ऑफ कितनी। देखो कट ऑफ का भी कोई भी कह रहा है तो वो गलत है, अभी किसी का भी कहना गलत होगा, बट हाँ पेपर जैसा लग रहा है लोगों को, तो जो लोग तैयारी अच्छी थी, पेपर अच्छा जा रहा है लोगों का, तो उस केस में थोड़ा सा हायर साइड ही मानेंगे। बट अभी से आप कुछ मत अज्यूम करो, अपना बेस्ट देके जाओ, ना मॉक टेस्ट के नंबर देखो, क्योंकि कोई भी मॉक टेस्ट कितना भी बना ले, 4 साल के बाद पेपर आया है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड वो उतना हो ही नहीं सकता जितना आपका ऑफिशियल पेपर होगा, है ना, वो उस लेवल पे बन ही नहीं पाएगा, या तो वो बहुत इधर उधर से बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा बना दिया जाएगा, या एक नॉर्मल लेवल होगा। तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पैमाना मत मानो कि मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं तो वहां इतने ही आएंगे, बेटर आ सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड पेपर आपका होगा जो ऑफिशियल पेपर है, और इसका आपके पास जो भी मॉक टेस्ट बनाने वाली टीम्स भी हैं, हमारी भी खुद की टीम है वहाँ करियर विल पे भी, लेकिन इतनी बात पक्की है, बाकी सब्जेक्ट्स जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिर भी ठीक है, पेडागोजी में स्पेशली रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ये टॉपिक्स पहले इंक्लूडेड थे ही नहीं। ठीक, तो विच, बस उसको प्रैक्टिस की तरह लो, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाओ भी मत, गिराओ भी मत। विच एक्ट हैज इट बीन सेड अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, तो ये एनसीएफ ऑप्शन में नहीं था, ऐसा मुझे कई लोगों ने बताया जो मैं मेल और वो सब देख रही थी, तो मेरे ख्याल में फिर इसमें ऑप्शन एनईपी ही बचता है मल्टीलिंगुअलिज्म की जब बात हो रही है, और कुछ नहीं बचेगा इसमें। ठीक, तो एनईपी कहती है बहुभाषिता को आप इंपॉर्टेंस दो, नहीं तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो 1992 वाली रिपोर्ट है, एनसीएफ 2005 भी इस बात को बिल्कुल मानता है साफ साफ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में होगा नहीं इस तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डज नॉट कॉज मी मेंटल प्रेशर इन लर्निंग, कौन सी एक चीज है जो सीखने में बाधा नहीं बनती, मेंटल प्रेशर क्रिएट नहीं करती? तो इल्यूजन अगर आपको हो गया, गलतफहमी हो गई, भ्रम हो गया, तो वो प्रॉब्लम बनेगी। पॉवर्टी भी सीखने में दिक्कत तो पैदा करती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, लेकिन डिस्कशन जो है वो कोई बुरी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में आंसर जो है वो सी होगा, क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एग्जैक्ट ऑप्शन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा, फैक्चुअल नहीं है। आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट विच मेथड कम्स विद मेकिंग रूल्स, तो कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के बाद, यानी पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बाद में रूल बताया है, एग्जाम्पल टू रूल गए हैं, इंडक्टिव मेथड। क्या है? इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ इडियम शोइंग थंब, अब ये भी शायद पेडागोजी में पूछ लिया होगा या आप लोगों ने इंग्लिश का डाल दिया है इसमें क्वेश्चन। तो शोइंग थंब आप ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है साइकोलॉजिकली, ये टीज या रिफ्यूज करने के लिए नहीं है, ये सपोर्ट और अप्रूवल के लिए यूज किया जाता है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, ऑल द बेस्ट भी कह रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं किसी की बात को। ठीक, तो ये मैंने एक्स्ट्रा में आपका ऐड कर दिया है इनकेस कुछ काम आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू हैव अ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड देन व्हाट विल यू यूज, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो तो क्या करें? ये जो 21 से पहले मैराथन की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी 19 को एक बड़ा सेशन ले लूं जिसमें हर एक यूनिट से हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करा लें। वैसे मैं मिक्स्ड भी जो पेडागोजी के सेशंस ले रही हूँ वो अच्छी हैं। ठीक, देखिएगा, मतलब ठीक लेवल हम उसमें कर रहे हैं, तो इसमें साइकोलॉजी की नॉलेज होना आपका सबसे ज्यादा बेहतर माना जाएगा अगर इस तरह की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की नॉलेज मतलब डेवलपमेंट से लेके मन के विज्ञान से लेके हर चीज की नॉलेज आपको हो गई। फिर है व्हाट विल नॉट बी अ फीचर ऑफ अ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट आप जानते हैं जिसमें कुछ लेसन्स आपके शामिल होंगे, बहुत सारे या कुछ सेट ऑफ लेसन्स से, चैप्टर्स से एक यूनिट बनती है, तो यूनिट टेस्ट का फीचर नहीं होगा कि ये डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, समेटिव नहीं होता, जनरली ये फॉर्मेटिव में काउंट होता है यूनिट टेस्ट, कॉन्टिन्यूटी में होता है जब आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होती है। वुड बी प्री हिस्टोरिक, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिव, ये सब हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, बट समेटिव असेसमेंट के रूप में इसको नहीं देखा जाता, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में ही देखते हैं। जो लोग कह रहे हैं थियरी कराने को अभी यूट्यूब पे, इस बार समय उतना नहीं मिल पाया है, थोड़ा घर की सिचुएशंस भी ऐसी रही है, मदर की तबीयत खराब है, कल भी जाना है, तो उस केस में
वो वाली मैराथन कंटेंट वाली नहीं हो पाई, बट जो प्रीवियस मैराथन हैं और जो नोट्स हैं, ये भी आप लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि जो नोट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि वो यूनिट या जो भी इसमें चीजें हैं वो हैं जो स्कोरिंग है, तो आप इतने वो पढ़ सकते हैं और मैराथन देख सकते हैं यूट्यूब वाली। पीस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे करिकुलम हो गया, लीडरशिप हो गया, वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाएंगे, अगर बैचेस में आप हैं तो वो वहां देख पाएंगे। पीस कैपिटल जेनेवा को कहते हैं, स्विट्जरलैंड, ठीक। अब ये पता नहीं कि इन्होंने पेडागोजी में दे दिया, ये वैसे दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विद विच चाइल्ड इन दी क्लास वुड यू आस्क टू बी केयरफुल, किस तरह के बच्चे के साथ आप सावधान रहेंगे, तो डिप्लॉयड बच्चा, अब उसके साथ सावधान रहना, एक क्रोमोसोम वाली प्रॉब्लम होती है, डिसेबल्ड बच्चे के साथ सावधान रहेंगे, गिफ्टेड बच्चे के साथ सावधान रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी के साथ भी सावधान रहेंगे वाली बात होनी चाहिए। अगर सिर्फ 3 ऑप्शन है तो आप डिसेबल्ड चूज कर लेंगे, लेकिन अगर एक डेलिक्वेंसी भी ऑप्शन है, आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो बच्चे होते हैं डेलिक्वेंट्स, तो डेलिक्वेंसी भी यदि प्रॉब्लम है आपराधिक प्रवृत्ति तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके ऑप्शंस किस तरह से आए हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई कह रहा है वैलेंटाइंस डे कैसा रहा, मैं तो हंसी मजाक कर रही हूँ, दीवा कह रही है। वैलेंटाइंस डे पे क्लास ले रही थी आपके साथ, है ना, बताऊंगी। और भी ऐसे ही काम, मम्मी के साथ बैठी हुई थी और बाहर तो गई थी मैं, एक पता नहीं कौन सा काम था, पजामा पहन के। देखो एक बार, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इन दी लाइब्रेरी, तो नॉन फिक्शन बुक्स का परसेंटेज कितना होना चाहिए लाइब्रेरी में, ये पूछा है। 40%, एटलीस्ट 60% या 20%। अब ये अपने आप में जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका मुझे एग्जैक्ट डेटा प्रॉपर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नहीं मिल पाया है ना, लेकिन जो भी आसपास की चीजें हमें मिली हैं उसके अनुसार 40% शुड बी द राइट क्राइटेरिया, कि 40% के करीब जो है नॉन फिक्शन बुक्स होनी चाहिए। ये 60% भी हो सकता है, इस पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस पे थोड़ी सी रिसर्च स्वयं भी करनी पड़ेगी। ये अभी रिस्की टेरेन में है कि इसका जो, क्योंकि अगर हम सीबीएसई का मैनुअल देखते हैं तो उसमें डायरेक्टली ये बात नहीं मिली कि नॉन फिक्शन बुक्स की एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए। जो परसेंटेज है इसमें 2 चीजें बन रही हैं कि एटलीस्ट 60% कह नहीं सकते, लेकिन हाँ 40 जो है वो सीधा सीधा सही आंसर है। उसका रीजन है, जो सीबीएसई का मैनुअल है वो कहता है साफ साफ कि जो फिक्शन बुक्स की संख्या है या परसेंटेज है एक लाइब्रेरी के अंदर, वो होनी चाहिए कितनी, 30%। तो 30% अगर फिक्शन बुक्स हो गई और 10% ऑडियो विजुअल मटीरियल हो गया तो फिर 40% तो ये बन गए अपने आप में, ठीक। बाकी में 60 है, तो अगर इस अंदाज में देखेंगे तो 60 भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 60 सही है कि नहीं इस पे आई एम नॉट श्योर, तो उसका आंसर अभी हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम 40 मान के चल रहे हैं। उसमें फिर आपका पर्सनल रिस्क भी है। अगर इसमें देखें जनरल एंड रिकमेंडेड बुक्स जो है वो 30% है, 20% रेफरेंस बुक्स हैं, हॉबी बुक्स हैं 10%। अब ये 10% को हम लगा सकते हैं उसमें नॉन फिक्शन में या नहीं, ये हमें नहीं पता, तो इसलिए 40 मुझे लगता है कि एक सेफ आंसर यहां होगा, ठीक है ना। तो उसके साथ आप एक बार इस पे थोड़ा सा रिसर्च कोई करेगा, और जिसको अगर ऑफिशियली, क्योंकि ऐसे तो बहुत डेटा इंटरनेट पे भी, अलग अलग चीजों में भी, किताबों में भी, लेकिन जो सीबीएसई या एनसीईआरटी के अनुसार अगर आपको कोई डेटा मिल पाए तो आप बताइएगा। इसमें फिक्शन का डेटा मिल गया है, ये 30% है, हॉबी बुक्स 10% है, रेफरेंस बुक्स 20% है ना, और जनरल एंड रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो 30% है, तो 40% मुझे लगता है कि एक अच्छा क्राइटेरिया रहेगा, सेफ रहना चाहिए 40% आंसर करना। बाकी फिर भी आप अपने एंड पे भी किसी को भी अगर इसका मिल पाए तो एक बार देखना। मेरे जितना मुझे समय मिला था उसमें ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग यही डेटा मिला, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं उनको फिर उतना वैलिड नहीं मान सकते यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं है इन्होंने पूछा किसके अनुसार है। लेकिन सीबीएसई को लेकर के तो हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज भी कर सकते हैं एनसीईआरटीज या इग्नू वगैरह को, ठीक है ना। बहुत बढ़िया दीक्षा, चलें आगे बढ़े। सीटेट फर्स्ट पेपर 30 आउट ऑफ 30, तो इतने लोगों के आए हैं। सेकंड 29 आउट ऑफ 30, ओनली स्टडीड योर नोट्स एंड दिस इज द रिजल्ट, अनबिलीवेबल, थैंक यू मैम, बट लिटरली स्केयर्ड ऑफ केवीएस। अर्का, अगर अभी से मेहनत करना शुरू कर दोगे तो ऐसा नहीं है सारे लोग डरे हुए हैं केवीएस से, बहुत लोग एक्साइटेड भी हैं पेपर को लेके, ठीक। आगे बढ़ेंगे, हु शुड प्रिपेयर टाइम टेबल, तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि वाइस प्रिंसिपल जो है यहाँ बेटर ऑप्शन होना चाहिए, या हेड टीचर, या फिर किसी भी टीचर को इंचार्ज बनाया जा सकता है, बट अगर नियम के अनुसार देखें। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स गाइडेंस, तो गाइडेंस को की जरूरत किसको होगी, निर्देश की, या रोज सेशन ले रहे हो अंजुल में, किसी किसी दिन हो जाता है मिस, थोड़ी चीजें चल रही हैं जो कि हेक्टिक है। देखिएगा, ए ऑप्शन है, आ स्टूडेंट हु हैड फेल्ड इन क्लास 11 बिकॉज ही चोज साइंस स्ट्रीम। अब ऐसा नहीं होता कि उसने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली थी इसलिए वो फेल हो गया,
तो ये अपने आप में अजीब सी बात हो जाएगी। आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु हैव टेकन साइंस स्ट्रीम एंड शोइंग, कुछ प्रॉब्लम अगर वो शो कर रहा है तो हाँ उसको गाइडेंस की जरूरत है, तो बी ऑप्शन ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये आपको देखना है कि बच्चे को जिसको भी समस्या है, जो भी स्ट्रगल कर रहा हो या कंफ्यूज हो साइंस स्ट्रीम लेनी है या कौन सी स्ट्रीम लेनी है, उसको गाइडेंस दे सकते हो क्योंकि वो कंफ्यूज है। अगर कंफ्यूजन वाला भी ऑप्शन है तो वो बेटर होगा। चारों ऑप्शन यहाँ है नहीं तो एग्जैक्ट जज नहीं कर सकते हम, बट ये तो नहीं होगा कि उसने कर ली है साइंस स्ट्रीम और इसलिए फेल हो गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका कि डेवलपमेंट क्या है, स्पाइरल है यानी वर्तुलाकार है, आगे पीछे जाता है, ना कि स्ट्रेट लाइन है, कोई लीनियर नहीं हो सकता, एक रेखा में नहीं हो सकता कि आज 2% हुआ कल भी 2% होगा, परसों भी, और फिजिकल भी उतने ही % से बढ़ रहा है, और आपका सोशल या कॉग्निटिव भी पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की। तो ये वर्तुलाकार या सर्पिल होता है, ये हम जानते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो लर्निंग हो, ठीक है ना, लीनियर नहीं हो सकती। मल्टीलिंगुअलिज्म की हमने बात कर ली है, और इसमें मेरे ख्याल में अगर इस तरह से अगर ये बात हो रही है तो ये ऑप्शंस आपको दिए होंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म जनरली हम देखें 1992 में जो ये हम देख रहे हैं वर्ड प्रैक्टिकली यूज होना बहुत ज्यादा शुरू हुआ है, तो 1992 वाली रिपोर्ट में है, एनसीएफ 2005 में है, एनईपी 2020 में है, ये एनईपी 2020 होगा मेरे ख्याल में, और कोठारी आयोग भी बात करता है बट नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स, मल्टीलिंगुअलिज्म यूज करके नहीं करता स्पेशली, बट हाँ बात उस तरह की गई है। डिपेंड करेगा टोटली ये क्वेश्चन ऑप्शन पे। फिर आता है आ टीचर हैव द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। अब आपको पता है लीडरशिप वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कराया भी हुआ है बैच में, और यूट्यूब पे भी जो प्रैक्टिस हुई है उसमें भी कुछ कुछ चीजें बताई हैं। तो अगर हम बात करें हाँ नया सीटेट बैच, अभी तो यूपीटेट और सुपरटेट का बैच आएगा 28 तारीख को, अभी सीटेट के बैच का बताएंगे, पहले रिजल्ट तो आने दो क्योंकि उसके लिए आप लोग बहुत बेताब हैं, रोज कॉल्स आती हैं टीम को। कंटिन्यू तो पढ़ा रही हैं सिस, एनर्जेटिक है। हाँ मनीष किसी दिन छुट्टी हो जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी क्वालिटी वाली बात है वो चल रही है ऑलमोस्ट हर दिन। अब जैसे ये 2 दिन का पेपर मैंने एक ही दिन में करा रही हूँ आपको, 18 को एग्जाम है, आप पेडागोजी का पूरा नहीं कराए हैं और कल भी आप क्लास नहीं लिए हैं, आप छुट्टी मत करो प्लीज। पूरा मतलब क्या, आप तो प्रैक्टिस तो कितनी भी कर लो, कोई अंत थोड़ी है, सिलेबस तो पूरा करा चुकी हूँ। और अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, मैं मानती हूँ, चलो मैं कराऊंगी प्रैक्टिस, ये भी कराऊंगी, और एक सेशन हो सकता है वो यूट्यूब पे भी रख लेंगे 18 को या 19 को, मेरा प्लान है पीआरटी से पहले 5 यूनिट्स का। और जितना कर लिया है ये मानो सफिशिएंट है और बेहतर सफिशिएंट है, ऐसे ही नहीं मैं कह रही हूँ, जो फीडबैक मिल रहा है पेपर देकर के, आप देख ही रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलो खैर आगे बढ़ेंगे, पेपर लीक वाले बात पे कल बात करेंगे उस पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। आ टीचर हैव द क्वालिटी ऑफ अ लीडर, किस टीचर में लीडर की क्वालिटी होगी। अब प्रैक्टिस सेशन वो 3 अटेंड किए तो मैंने उसमें बताया लीडर और नॉर्मल व्यक्ति में, एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या अंतर है, ठीक। लीडरशिप के गुण क्या है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, अवेयर होगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा, पलट के देखेगा क्या सही किया, कितना सही हुआ, क्या आगे सही हो सकता है, ठीक। और लीडर के रूप में हम टीचर्स को और हेड टीचर को देख रहे हैं स्कूल में। टीचर्स ऑल द सब्जेक्ट फॉर अ चाइल्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, सिर्फ पढ़ाने वाला लीडर नहीं होता, वो दिशा दिखाने वाला भी होता है। बैलेंसेस कुछ इनोवेटिव करने वाला भी होता है। बैलेंस स्टूडेंट्स एंड फीडबैक गिवन बाय प्रिंसिपल, हाँ ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जो बैलेंस कर ले। तो इन 2 ऑप्शंस में तो बी ही बेस्ट है, अगर सी या डी थोड़ा और बेटर होगा तो वो बेहतर हो जाएगा। इंग्लिश एंड मैथ्स शुड बी टॉट इन विच पीरियड, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है कि अंग्रेजी और गणित को कहां पढ़ाएं। ये मुझे लगता है कि ये अलग अलग पूछा हुआ क्वेश्चन, अगर एक ही क्वेश्चन एक साथ पूछा है तो आंसर हो जाना चाहिए बिफोर लंच ब्रेक, कि लंच ब्रेक से पहले ही पढ़ा दें। हालांकि कुछ रिसर्च ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि लंच के बाद पढ़ाओ आप, लेकिन जो ज्यादातर मान्यता है, जो ज्यादातर हमारा पूरा सिस्टम फॉलो करता है, वो करता है कि लंच से पहले या पहले दूसरे पीरियड में ही पढ़ा दो। मैथ्स के लिए तो स्पेशली कहा जाता है कि फर्स्ट पीरियड में ही पढ़ा दो, ज्यादा एनर्जेटिक होंगे बच्चे, और 3rd के आसपास इंग्लिश को भी पढ़ा दो। तो मैथ्स जो है फर्स्ट पीरियड प्रेफर किया जाता है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे तो हम कहेंगे बिफोर लंच ब्रेक। मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों है, सिर्फ मैथ्स पूछा है तो फर्स्ट पीरियड भी हो सकता है, लेकिन बिफोर लंच ब्रेक जो है वो सेफ ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है ना। बिफोर लंच ब्रेक सेफ ऑप्शन है कि शुरुआत के ही 3-4 पीरियड में ही पढ़ा दो। मैथ्स को जनरली फर्स्ट का वो किया जाता है रिकमेंड। व्हेन डिड मेंटल हेल्थ कम, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 में, 2017 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो एलडीसी वाला आई थिंक एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था ये। तो 2017 में एक मेंटल हेल्थ केयर, ये स्कूल मेंटल हेल्थ एक टॉपिक है अपने आप में, हमने किया था द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 विल नॉट यूज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि का इस्तेमाल कब नहीं करेंगे। जिन्होंने वीओडी वाले सेशन से वो मेथड वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो देखिएगा, बहुत अच्छे से मेथड्स कराए हुए हैं। जो लोग बैच में हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक। अगर हम बात करते हैं, एक आध सेशन तो मुझे लगता है यूट्यूब पे भी होगा मेथड्स का। विल नॉट यूज द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी
प्रदर्शन विधि का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे या कब नहीं करेंगे? जब पर्सनल कंटेंट अवेलेबल हो जाता है इससे नहीं, फॉर टेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं, लॉन्गर ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी खराब बात क्या है कि ये टीचर फोकस्ड या टीचर सेंटर्ड मेथड है। क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कि मैं कुछ प्रदर्शन करके दिखाऊं तो टीचर ज्यादा सेंटर में होता है, लेकिन लेक्चर मेथड से फिर भी बेटर है। कई जगह पे हम डेमोन्स्ट्रेशन का प्रयोग कर लेते हैं जब स्थिति ऐसी हो जहां हम रियलिटी में ना ले जा पाए बच्चे को, डेंजरस हो, तो हम उसको सामने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देते हैं। कोई एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना, साइंस वगैरह में प्रयोग होता है काफी। इसका एक डीमेरिट जो है वो ये भी है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है अपने आप में, है ना। तो अगर एग्जैक्ट भाषा में पूछा है, किस भाषा में पूछा, उस पर डिपेंड करेगा कि टीचर फोकस्ड होगा कि टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि लैंग्वेज का अंतर आ जाएगा। वो किस तरह से पूछने की कोशिश कर रहा है, वो लैंग्वेज का खेल है। ये तो इन्होंने सिंपल भाषा में, जिनको भी ये क्वेश्चन याद रह गया होगा, जिन भी लर्नर को, उन्होंने भेज दिया है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है। बाकी टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल, हम ऑडियो विजुअल मटेरियल जो दृश्य श्रव्य सामग्री है कि देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, जैसे अभी एक तरह से ये वैसे तो आईसीटी है, बट आप मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। एक टीवी या एक स्मार्ट बोर्ड क्या है? एक ऑडियो विजुअल सामग्री है। तो ऑडियो विजुअल सामग्री क्या है? लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, सुगम बनाती है, बेहतर करती है। ठीक, कॉन्क्रीट लर्निंग से बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और टीचर एज अ फैसिलिटेटर कब होगा? कंस्ट्रक्टिविज्म में, रचनावाद में, एनसीएफ कहता है। एन इफेक्टिव टीचर, बेहतर टीचर किसको मानेंगे? जो मोटिवेट भी कर पाए बच्चे को, है ना, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड का रोल भी निभा पाए, नहीं तो पढ़ाते तो सभी हैं। आगे बढ़ाएंगे। अब ये मेन क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं। स्टीफन हॉकिंग कौन सी बीमारी थी, ये हम चर्चा कर चुके हैं। सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमोडिस्टल पे बात कर चुके हैं। ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर सब कर चुके हैं। लीनियर है, स्पाइरल है, इसमें कुछ क्वेश्चन है। लीडरशिप से क्वेश्चन थे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग से 2-3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो आपने सीटेट के टाइम पे भी अगर प्रैक्टिस किए तो वो आप कर पाएंगे। कुलदीप कालिया, इन्होंने 14 तारीख का पेपर बताया है, बहुत बड़े कुलदीप। आपका भी जिनका भी एग्जाम है आगे, 18 का जिनका एग्जाम है, या आगे पीआरटी के भी एग्जाम है, मैं लास्ट में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। जिनको भी जो भी क्वेश्चन याद रहते हैं वो एक बार टीम को भेज दीजिए, बाकी लोगों की भी मदद हो जाएगी, है ना, क्योंकि सब सिर्फ पेडागोजी से तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो सुबह टीजीटी मैथ्स का पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत किसके लिए दिया है? तो मॉरल डेवलपमेंट, और अगर उसमें 2 ऑप्शन आ जाए तो वो कॉग्निटिव और मॉरल या सोशल आप जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट टुडेज पेडागोजी पेपर। पार्किंसंस डिजीज, तो ये बुढ़ापे में होती है। पार्किंसंस डिजीज जनरली ऐसा ही देखा जाता है, आपका मसल कंट्रोल, है ना, बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है, एक्टिविटी करने में। तो 60s में होती है बीमारी जनरली, बट कुछ लोगों को 50s में भी हो जाती है, मतलब लेट उम्र में होने वाली बीमारी है। मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हम कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की लिमिट्स पूछी थी। तो रचनावाद की अगर हम लिमिट्स की बात करते हैं, यानी इसकी जो डीमेरिट्स हैं रचनावाद के, जिसमें पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर ये सब आ जाएंगे, वो हो जाएगा कि कई बार बच्चा क्या है कि वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन में, यानी संदर्भीकरण में प्रॉब्लम कर जाता है। वो ठीक से सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पा रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सही तरीके से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्म नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ, कि अगर बच्चा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सही से नॉलेज क्रिएट नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। इसमें ये आपके जीएस वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप स्वयं देख लेंगे, ठीक है ना। ठीक, ये देखो, हाँ देखो, खुशबू ज्ञान दे रही हैं, कह रही हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, है। सिलेबस पूरा कंप्लीट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से 0% भी भागा नहीं गया है। मैं ये फ्री लर्नर्स के लिए कह रही थी, है ना। बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, ज्यादा टाइम लेके कराया गया है। 130 वीडियोस हैं अगर आप देखना चाहें, और जो सिर्फ लाइव वाले सेशंस हैं उनमें 29 सेशंस हैं। उसके बाद प्रैक्टिस चल रही है, उसमें भी 2-2 घंटे के सेशंस हैं। बहुत बार नया सिलेबस पूरा कंप्लीट किया गया है। तो अगर आप तैयारी खुद से नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ये बताओ आप, है। किसी के पोलाइट होने को इस तरह से नहीं बेनिफिट उठाना चाहिए। और जो लोग पढ़ के गए हैं बैच से, ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, वो कहेंगे ये वाला टॉपिक नहीं कराया। बैच की पूरी क्लास तो देख लो कम से कम, है। देखो एक बार, फिर बताना, फिर बोलना ये बात आकर के, ठीक। तो इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मैथ्स टीचर, ये सब हम कर चुके हैं। इसके अलावा असेसमेंट की बात कर ली, फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सोशल कॉग्निटिव हो चुका है। बाकी नोट से बहुत क्वेश्चन थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ के, और वो धन्यवाद कह रहे हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन लेटर चाइल्डहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स से भी था, वो जो गैंग एज होती है आपकी। इसके अलावा डेवलपमेंट से था, डेवलपमेंट इज स्पाइरल लीनियर, ये तो हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। डेवलपमेंट, हाँ ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इनटू मैचुरेशन इज इक्वल टू ग्रोथ, ये गलत इक्वेशन है, ये नो हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन इनटू ग्रोथ होता तो हम कह देते बराबर डेवलपमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैचुरेशन किसका पार्ट है? हेरिडिटी का। ग्रोथ क्या है? हम कह रहे हैं
ये भी कुछ हद तक हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट का पार्ट होती है। नहीं तो इसका जो सही इक्वेशन होता है एग्जैक्टली वो होता है मैचुरेशन इनटू लर्निंग। मैचुरेशन इनटू लर्निंग इज इक्वल डेवलपमेंट, कई लोग कह देते हैं, है ना। हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट भी सही इक्वेशन है, क्योंकि मैचुरेशन और लर्निंग को एनवायरमेंट से मानते हैं, मैचुरेशन को हेरिडिटी से मानते हैं। तो हेरिडिटी जो सही इक्वेशन है आपके वुडवर्थ के द्वारा दी गई वो है डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। तो ये नहीं कह सकते हम कि जो मैचुरेशन और डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है मैचुरेशन और ग्रोथ, तो यहाँ पे ये मैचुरेशन उधर लिखा होता तब भी सही था, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 6 to 18 ईयर्स की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। आरटी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, नॉर्मल में 6 से 14। ठीक, मैं आपने जो भी पढ़ाया था पेड बैच में सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस थे। अब बताओ ये कहाँ है वो व्यक्ति जो अभी कह रहे थे कि ये हो गया और आप जो है करा दो और ये करा दो वो करा दो। एक्स्ट्रा में चीजें दी जा रही हैं अब जो दी जा रही हैं, है ना। फर्स्ट यूनिट का तो मैंने हर एक यूनिट में साथ में भी क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब हर एक टॉपिक में। एक सोनिया साहब, बहुत बढ़िया सोनिया मैम, लगता है पागल हो जाऊंगा केवीएस के चक्कर में। बिल्कुल पागल नहीं होना अभिनव, पेपर एकदम बैलेंस्ड पेपर आ रहा है अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। कोई कह रहा है गांधी और टैगोर की थियरीज नहीं एक्सप्लेन की, है ना। सिलेबस में अगर आप देखेंगे डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है, ठीक। फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चंस में करा देंगे। यूट्यूब पर मैंने कराया हुआ है आइडियलिज्म वगैरह, पुराने सेशंस हैं, तो वो आते नहीं थे, आजकल इन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो कुछ क्वेश्चन देखो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि 60 में से 60 ही क्वेश्चंस बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, एक दो क्वेश्चंस भी इधर उधर नहीं जाएंगे, तो फिर आप गलत एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे भी 100% कोई भी प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। हो जाए कई बार हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से, वो बहुत अच्छी बात है, या सिलेबस से ही पूछी जाए चीजें। तो सब्जेक्ट कंसर्न वाज इजी टू मॉडरेट, ये आप लोग कह रहे हैं। लर्निंग कम्स फ्रॉम लॉजिकल डिस्प्यूट, कह सकते हैं बिल्कुल। लर्निंग कॉन्टिन्यूस, इस तरह के ऑप्शंस थे। हाँ, कॉन्टिन्यूस होती है, ग्रेजुअल होती है लर्निंग। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। नाउ यू आर एज ऑफ 15, ये वाला मैंने आपको करा ही दिया है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मेथड पे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने के बाद नियम बताना, ये आपका इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। और ये सारी जो बातें हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग से एक क्वेश्चन था जो कोल्ब की लर्निंग स्टाइल है। सीबी, जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हाँ एजुकेशन ही कहते हैं, कि हम कॉम्पिटेंसी पे, मास्टरी पे फोकस करते हैं, वहां टाइम पे नहीं फोकस करते, किसी एक स्किल की मास्टरी पे फोकस करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन था, ये तो सब आप जानते हैं, ये सब हम कर भी चुके हैं। तो ये रही बात। होपफुली आपको इस सेशन में मदद दी होगी या देगा। अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पर, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो नोट्स मिले हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। बैचेस में हैं तो मल्टीपल टाइम्स क्लासेस को रिवाइज कीजिए। सिलेबस से बाहर नहीं है चीजें। एक दो क्वेश्चन अगर आ रहे हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, या एनालिसिस से देख के जा सकते हैं। वो आपका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी या किस्मत पे डिपेंड कर जाएगा कि वही क्वेश्चन फंस जाए तो, नहीं तो एक दो क्वेश्चंस में फिर तुक्का लगाना पड़ेगा। मैं ये कहूंगी आपका जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस तक भी नए आ सकते हैं 60 में से, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी वो। हालांकि 5 मैंने सुना नहीं किसी ने कहा होगा इतने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पे तो आपको लग जाएगा 50 क्वेश्चन नए आ गए, क्योंकि जो पहली बार पेपर देता है उसको लगता है बहुत नए आ गए। तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिल रहा। नॉर्मल पेपर आ रहा है आपका मॉडरेट तक, ठीक है ना। बैच में अगर सिर्फ आपकी लाइव क्लास लिए तो इनफ है, या वो वीओडी भी मैंडेटरी है। देखो लाइव ली है आकांक्षा, तो मुझे लगता है 50 नंबर 55 नंबर भी चले जाएंगे। बट इट्स बेटर कि अगर आप वीओडी में वो टीचिंग मेथड्स वाले सेशंस देख लो, और आपका कुछ सेशन जो मैंने बताए वो एक्स्ट्रा में हो जाएंगे फिर, है ना। कुछ सेशन ही में, सारे मत देखो ना, 100 के 100 मत देखो, 111 के 111 मत देखो, थॉर्नडाइक को पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है ना। लाइव तो देखने ही देखने हैं, उसके अलावा थोड़ा सा जैसे टीचिंग मेथड्स देख लो, तो एक क्वेश्चन टीचिंग मेथड पे आना ही है, ठीक है ना। ठीक है। छाया कह रहे हैं आपने सभी यूनिट्स को एक पीडीएफ में देने को कहा था, कब तक मिल जाएंगी? तो ये आपका जो पीआईटी वाला एग्जाम है उससे पहले मैं दे दूंगी। ये सब एक्स्ट्रा में बोला हुआ है मैंने आपको। तो एक्स्ट्रा में से अगर 4 चीजें बोली, अगर एक नहीं हो पा रही तो उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो पीआरटी से पहले मेरी कोशिश रहेगी एक मैराथन सेशन जिसमें 5 यूनिट्स के 20 क्वेश्चंस ऐसे हम कर लें, और दूसरा क्योंकि उससे रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, और दूसरा जो आपका ये एक पीडीएफ देनी है बैच वालों को सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मर्ज करके, वो भी मैं दे दूंगी, ठीक है। उसमें मैं कोशिश करूंगी आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म वगैरह भी ऐड कर दूं, ठीक। वो भी 21 से पहले यानी 19 के करीब मिल जाएगा। वीओडी में कौन कौन से पढ़ूं, एक क्लास में अलग से लगवाऊंगी, टेंशन मत लो, उस पर हम चर्चा करेंगे। गुड लक बोल दीजिए, ऑल द बेस्ट शुभम। इतनी तैयारी करके गए, कोई टेंशन ही नहीं है। सारा लक, सारी दुआएं, सारी मेहनत आपके साथ है,
वो कॉन्फिडेंस देगी आपको। ये छोटा सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। कोई और विचार हो कमेंट्स में बता दीजिएगा। वो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किसी ने पढ़ा हो तो वो भी बता दीजिएगा। इसके अलावा हम मिलेंगे कल हम थोड़ा पढ़ाई नहीं करेंगे, कल हम चर्चा करेंगे जो आपका केवीएस का टॉपिक है कि आपकी पेपर लीक वाला इशू है, और भी 2-3 बातें हैं जिन पे बात करना जरूरी है। सीटेट आंसर की में कई लोगों को दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद परसों हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके नेक्स्ट डे जो है आपका वो मैराथन सेशन रखेंगे, यानी 19 को। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट के हैं कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है और गलतियां भी बहुत सारी हैं। 21 को एग्जाम है, बहुत कंफ्यूज हूँ। रिप्लाई प्लीज, इट्स वंस इन अ लाइफ चांस फॉर मी। हिंदी मीडियम जो भी आपका नाम है, एक तो जीवन में ना किसी भी चीज को जीवन नहीं बना लेना है, ये ध्यान रखिए। लाइफ में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में लाइफ नहीं है। आप लास्ट चांस की तरह लें, बहुत अच्छी बात है, बट इतना ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना, मेहनत करिए। दूसरी बात, ये बात मैंने अभी शुरुआत में कही थी मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट कोई भी पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता या स्टैंडर्डाइज के पास भी नहीं आ सकता। बहुत आसपास होगा, प्रैक्टिस के काम आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ, सिलेबस चेंज हो गया। पेडागोजी तो बिल्कुल भी स्टैंडर्डाइज हो नहीं सकती अनटिल अनलेस बिल्कुल टीचर ही बैठ के ना बनाने लग जाए, उसमें भी एक्सपीरियंस टीचर या बेहतर टीचर, उसमें भी कमी रह जाएगी क्योंकि वो टीचर मेड है ना। तो थोड़ा सा समय उस चीज को अभी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना। मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस के लिए उसको यूज करो। नॉर्मल सब्जेक्ट्स में फिर भी बेटर संभावना है कि वो हो, क्योंकि वो टॉपिक्स अब हिंदी में है तो सेम ही है। ठीक, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओ, वो बहुत जरूरी है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और ये जो एनालिसिस वगैरह है ये हेल्प करेंगे आपको। कल मिलते हैं सेम टाइम, बाय।